हेलो दोस्तों, मैं एसपी राजपूत एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एसपी इंस्टीट्यूट पर। इससे पिछली वीडियो में हम लोगों ने वर्तमाला की पहली क्लास को पढ़ लिया था, यानी कि वर्तमाला के बारे में हम लोगों ने कुछ चीज़ों को जान लिया था, जैसे संयुक्ताक्षर क्या होता है, लिखते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए और उच्चारण करते समय हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए। अब उसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हुए वर्तनी की हमारी दूसरी क्लास रहेगी और इसमें आपका वर्तनी क्या है फिनिश हो जाएगा। तो आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, जो हमारी पूरी हिंदी भाषा के लिए हमें बहुत ज़्यादा, चाहे वो संधि विच्छेद हो या वर्ण विच्छेद हो या फिर कोई भी टॉपिक हो, यदि हम लोग इस टॉपिक को नहीं पढ़ेंगे जो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं तो हम किसी भी चीज़ को सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो आज के हमारे टॉपिक का नाम क्या है, अनुस्वार, चंद्रबिंदु तथा पंचमाक्षर के बारे में हम लोग डिटेल से समझेंगे कि इनका प्रयोग हमें कब करना है, कहाँ करना है और कैसे करना है। तो टॉपिक का नाम आप लोग लिख सकते हैं अनुस्वार, चंद्रबिंदु तथा पंचमाक्षर। अनुस्वार, चंद्रबिंदु तथा पंचमाक्षर ये क्या होते हैं, मैंने आपको इन सभी चीज़ों के बारे में थोड़ा सा बताया हुआ है। मैंने इन सभी चीज़ों के बारे में आपको थोड़ा सा अभी पिछली वीडियो में बताया हुआ है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अनुस्वार हमारा ये होता है, जो अंग होता है ये क्या होता है हमारा अनुस्वार। अयोगवाहक ये क्या होता है हमारा अनुस्वार। उसी प्रकार यदि मैं चंद्रबिंदु की बात करूं तो चंद्रबिंदु हमारा इस प्रकार से लगता है, ये आप लोगों को पता है चीज़। पंचमाक्षर, पंचमाक्षर भी मैंने आपको कई बार बताए हैं कि जो हमारे पंचम वर्ण होते हैं, प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं, जो प्रत्येक वर्ग के पंचम वर्ण होते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, पंचमाक्षर। उन्हीं को हम क्या नासिक के व्यंजन भी कहते हैं। मैं एक बार यहाँ पर लिख देता हूँ दोबारा से, आप यदि नोट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, लेकिन जो लोग पहले से ही वीडियोस को देख रहे हैं, जो पुरानी वीडियो देखी है जिन्होंने, उन लोगों के पास ये चीज़ पहले से लिखी होगी। जिन लोगों ने नहीं लिखी है वो लोग लिख सकते हैं। मैं यहाँ पर क्या लिख रहा हूँ, स्पर्श व्यंजन का, खा, गा, घा, चा, छा, जा, झा, या, टा, ठा, डा, ढा और ये क्या है, अड़े, ते, थे, दे, धे और ने, पे, फे, बे, भे और मैं। ये हमारे क्या है, स्पर्श व्यंजन। आपको पता है ये क्या है, का वर्ग है, ये क्या है, का वर्ग। उसी प्रकार ये चा वर्ग है, उसी प्रकार ये टा वर्ग है, उसी प्रकार ये ता वर्ग है, उसी प्रकार ये पा वर्ग है। ये चीज़ें मैंने आपको बताई हुई हैं अभी पुरानी वीडियोस में। ये क्या कहलाता है हमारा, का वर्ग, ये चा वर्ग, ये टा वर्ग, ये ता वर्ग, ये पा वर्ग। उसी प्रकार मैंने आपको ये भी बताया था कि जो ये का, चा, टा, ता और पा, ये जो वर्ण हैं ये अपने अपने वर्ग के प्रथम वर्ण हैं। ये जो वर्ण है हमारे, जो खा से नीचे यहाँ तक फा तक, ये क्या है, अपने अपने वर्ग के द्वितीय वर्ण हैं। ये अपने अपने वर्ग के तृतीय वर्ण हैं, ये अपने अपने वर्ग के चतुर्थ वर्ण हैं और ये अपने अपने वर्ग के क्या है, पंचम वर्ण, यानी कि पंचमाक्षर। तो इन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। ये क्या है हमारे पंचमाक्षर। तो ये क्या है हमारे पंचमाक्षर, कौन कौन से, का वर्ग का पंचम अक्षर, चा वर्ग का पंचम अक्षर, टा वर्ग का पंचम अक्षर, ता वर्ग का पंचम अक्षर और पा वर्ग का पंचम अक्षर। ये हमारे क्या होते हैं, पंचमाक्षर। अब हमें यहाँ पर पढ़ना क्या है, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में, यानी कि जो पुरानी वीडियोस हैं वर्णमाला वाली, उनमें मैंने आपको क्या बताया था कि जो ये पंचम वर्ण होते हैं इनमें क्या होती है, अंग की ध्वनि होती है। किसकी ध्वनि होती है, इस अंग की ध्वनि होती है। मैंने आपको विभिन्न प्रूफ के साथ इस चीज़ को बताया था कि इनमें अंग की ध्वनि क्यों होती है। हमें यदि इनकी अंग की ध्वनि को महसूस करना पड़े कि इनमें इनका उच्चारण करने पर भी किसकी अंग की ध्वनि आती है, तो आप यदि इसमें जो ये पंचम अक्षर हैं, आप यदि इसमें समझना चाहते हैं कि हाँ इनमें अंग की ध्वनि आती है, तो जब आप इनका उच्चारण इसके जो सहयोगी वर्ण है
जो इसकी फैमिली के जो वर्ण हैं, आप इनके साथ यदि इनका उच्चारण करते हैं तब आपको समझ में आ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पर बोलता हूँ टे ठे डे ढेणे, टे ठे डे ढेणे। तो जब मैं णे बोल रहा हूँ तो णे से पहले अंग आता है। क्या आता है? अंग, णे। तो जब वो नाक से क्या है ध्वनि निकलने के लिए वो निकलती है तो वही क्या होता है, हमारी अंग की ध्वनि आती है। लेकिन णे क्यों आ जाता है? क्योंकि इसका उच्चारण स्थान अलग होने की वजह से णे हमें सुनाई देता है। आप इसी प्रकार किसी भी वर्ग का क्या है उच्चारण कर सकते हैं। जैसे चे छे जे झेइयाँ, चे छे जे झेइयाँ, तो उसमें क्या होता है, हमें अंग की ध्वनि आती है। यानी कि हमें यहाँ से पता क्या चला था कि ये हमारे जो पंचमाक्षर हैं ये इस रूप में भी कभी कभी लिखे जाते हैं। इनको क्या है, ये कभी कभी इस रूप में भी परिवर्तित हो जाते हैं। तो किस कंडीशन में परिवर्तित होंगे और किस कंडीशन में परिवर्तित नहीं होंगे, उन्हीं चीज़ों को आज हम डिटेल से जानेंगे। हमें इन 3 चीज़ों के बारे में आज डिटेल से पढ़ना है। सबसे पहले हम किसकी बात करते हैं? अनुस्वार की। अनुस्वार का प्रयोग कहाँ कहाँ होगा? तो जब कभी भी इस अंग की मात्रा के बाद, किसके बाद? इस अंग की मात्रा के बाद, जब कभी किसी शब्द में इस अंग की मात्रा के बाद या से लेकर हा तक में से, या से लेकर हा तक में से, यानी कि अंतस्थ व्यंजन और ऊष्म व्यंजन, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ या, रा, ला और वा। ये क्या कहलाते हैं? अंतस्थ व्यंजन। और तीनों सा और हा, ये क्या कहलाते हैं? ऊष्म व्यंजन। तो जब कभी भी किसी शब्द में या से लेकर हा तक में से, या से लेके हा तक में से कोई भी वर्ण इस अंग की मात्रा के बाद यदि आता है तो उस कंडीशन में जो अंग होगा वो किस रूप में होगा? इस अनुस्वार के रूप में ही होगा। किसके रूप में होगा? अनुस्वार के रूप में ही होगा। और जो वो शब्द होगा वो किस भाषा का होगा? संस्कृत भाषा का शब्द होगा। किस भाषा का होगा? संस्कृत भाषा का। जैसे मैंने लिखा संयम। क्या लिखा? संयम। तो सा में क्या है? अंग। इस अंग के बाद क्या आया है? या। क्या आया है? या फिर इस या से लेके हा तक में से कोई भी वर्ण यदि आया होता तो हमें यहाँ पर क्या पता चलता कि जो ये बिंदी है ये किसकी है? अनुस्वार की। यानी कि जो ये बिंदु यहाँ पर आया है ये अनुस्वार के रूप में आया है। और जो ये शब्द बना है ये संस्कृत शब्द है। कौन सा शब्द है? संस्कृत। उसके पहले मैं एक चीज़ आपको और बता देता हूँ कि जब कभी भी सिर्फ इस बिंदी का प्रयोग होता है तो उनका प्रयोग कहाँ होता है? संस्कृत शब्दों में। कहाँ होता है? संस्कृत शब्दों में। और जो ये चंद्र बिंदु होता है इसका कहाँ होता है? हिंदी शब्दों में। चंद्र बिंदु कहाँ लगता है? हिंदी शब्दों में। यानी कि संस्कृत जो शब्द हैं वो क्या कहलाते हैं? तत्सम शब्द। यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से लिए गए हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? तत्सम। और हिंदी शब्द यानी कि तद्भव यानी कि वे शब्द जो संस्कृत भाषा से परिवर्तित करके क्या है उनको लिया गया है तो वो क्या कहलाते हैं? हिंदी शब्द यानी कि तद्भव शब्द। तो मैंने आपको यहाँ पर इस अनुस्वार में क्या कंडीशन बताई कि इस अनुस्वार का प्रयोग यानी इस बिंदी का प्रयोग सिर्फ संस्कृत शब्दों में होगा और इस चंद्र बिंदु का प्रयोग किस में होगा? हिंदी शब्दों में यानी तद्भव शब्दों में। तो यहाँ पर भी मैंने क्या चीज़ बताई आपको कि जब भी इस अंग के बाद या से लेकर हा तक में से कोई भी वर्ण यदि आता है, या से लेकर हा तक में से कोई भी वर्ण यदि आता है तो आप वहाँ पर 2 बातों को समझेंगे कि जो बिंदु लगा है वो किस रूप में लगा है? इस अनुस्वार के रूप में लगा है। और जो वो शब्द होगा वो किस चीज़ का होगा? संस्कृत भाषा का शब्द होगा। किसका होगा? संस्कृत भाषा का शब्द होगा यानी कि तत्सम होगा। तो आपसे क्या है, यदि कोई इस प्रकार से कोई आपको शब्द देता है, जैसे मैं एक और यहाँ पर शब्द लेता हूँ, जैसे मैंने लिखा संस्कार। अब इसमें आपको क्या है 2 प्रकार से क्वेश्चन पूछ सकता है। या तो वो आपसे पूछ सकता है क्या कि संस्कार शब्द में अंग की जो मात्रा है, जो ये अंग की मात्रा है वो किस वर्ण के रूप में है? अंग की जो मात्रा है वो किस वर्ण के रूप में है? और आपको ऑप्शन में कुछ इस प्रकार से दे दिया जाए। आपको इस प्रकार से क्या है ऑप्शन दे दिए जाएं तो आप क्या देखेंगे यहाँ पर कि यहाँ पर क्या है, जो इस अंग की बिंदी के बाद या से लेके सा तक में से क्या है उसके बाद कोई वर्ण यदि आया है
अंग की मात्रा के बाद या से लेके हा तक में से, या से लेके हा तक में से यदि कोई वर्ण आया है तो हम क्या समझेंगे कि वो हमारा अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार है। अब वहाँ पर आप समझ रहे होंगे इनको ऑप्शन में क्यों रखा है। क्यों? क्योंकि ये भी कभी कभी क्या है, इस बिंदी के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। किसके रूप में परिवर्तित हो जाते हैं? इस बिंदी के रूप में। इनके बारे में हम लोग आगे चर्चा अभी करने वाले हैं। तो यहाँ पर आपको क्या है, दो चीज़ों का पता चलता है कि ये इसमें जो अंग होगा वो किस रूप में होगा? अनुस्वार के रूप में। और यदि आपसे पूछा जाए कि संस्कार जो शब्द है ये किस भाषा का शब्द है, तो आपको दे दिया जाए, या फिर आपको दे दिया जाए तत्सम या तद्भव, किसी भी प्रकार से आपको दे सकता है, तो आप क्या उसमें आसानी से चीज़ों को कर पाएंगे। तो ये बात किसकी हुई? अनुस्वार की। अब अनुस्वार, जो ये अनुस्वार है, इस अनुस्वार के बारे में मैंने आपको क्या बताया कि इन अनुस्वार, जो ये अनुस्वार है, इसका प्रयोग कहाँ होना है? संस्कृत के शब्दों में, यानी कि तत्सम शब्दों में। लेकिन इनका प्रयोग कभी कभी हिंदी शब्दों में भी हो जाता है। इनका प्रयोग कभी कभी कहाँ हो जाता है? हिंदी शब्दों में भी हो जाता है। किस कंडीशन में होता है? अब हम उस चीज़ को जानते हैं। हिंदी शब्दों में इनका प्रयोग कब होता है, उन चीज़ों को हम जानते हैं। तो जब कभी किसी शब्द में, जब कभी किसी हिंदी शब्द में, किसमें? हिंदी शब्द में, कि मैं क्या बता रहा हूँ, जब किसी हिंदी शब्द में, जब किसी हिंदी शब्द में या तद्भव शब्द में, जब किसी हिंदी शब्द या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं? तद्भव शब्द में शिरोरेखा से ऊपर लगने वाली मात्राएं कौन कौन सी होती हैं हमारी? शिरोरेखा से ऊपर लगने वाली मात्राएं। जैसे शिरोरेखा के ऊपर का मतलब मेरा क्या है? जैसे दीर्घ ए हमारा क्या होता है? इस प्रकार से उसकी मात्रा होती है। लघु ई की मात्रा किस प्रकार से होती है? लघु ई की मात्रा इस प्रकार से होती है। दीर्घ ई की मात्रा किस प्रकार से होती है? इस प्रकार से होती है। लघु ऊ की मात्रा इस प्रकार से, दीर्घ ऊ की मात्रा इस प्रकार से, ए की मात्रा इस प्रकार से, आय की मात्रा इस प्रकार से, ओ की मात्रा इस प्रकार से, और औ की मात्रा इस प्रकार से होती है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि जब हिंदी शब्द में, जब कोई हिंदी शब्द दिया हो, जब कभी हिंदी शब्द में शिरोरेखा से ऊपर लगने वाली मात्राओं के साथ, शिरोरेखा से ऊपर लगने वाली मात्राओं के साथ यदि अंग की मात्रा आती है, यदि अंग का प्रयोग करना हो, हमें किसका प्रयोग करना हो? अंग, इस अंग जो हमारा ये अंग है, इस अंग का प्रयोग करना हो, तो उस कंडीशन में जो ये अंग होगा ये किसके रूप में होगा? इस अनुस्वार के रूप में ही होगा। अब आप कहेंगे यहाँ पर तो जो आपने ऊपर रूल बताया वो गलत हो गया। हाँ, मैं मानता हूँ वो चीज़ गलत हो गई। कैसे गलत हो गई? मैंने आपको यहाँ पर क्या बता दिया था कि इस अनुस्वार का प्रयोग कहाँ होना है? संस्कृत भाषा में। कहाँ होना है? संस्कृत भाषा के शब्दों में। लेकिन एक नियम ये भी है, एक नियम ये भी है कि जब कभी भी हिंदी शब्दों में, जब कभी भी हिंदी शब्दों में शिरोरेखा से ऊपर वाली मात्रा, शिरोरेखा से ऊपर लगने वाली मात्रा के साथ यदि अंग की मात्रा आती है, तो वो इस प्रकार से, इस चंद्र बिंदु के रूप में ना लगकर हमारी इसी प्रकार से लगेगी, इस प्रकार से नहीं लगेगी, चाहे वो हिंदी शब्द क्यों ना हो। अब जैसे मैंने लिखा नहीं, क्या लिखा मैंने? नहीं। तो इस नहीं में यहाँ पर मात्रा लगती है इस अंग की, इस प्रकार से। जैसे मैं लिखता हूँ क्यों, क्यों में भी इस प्रकार से मात्रा लगती है। जैसे मैं लिखता हूँ मैं और एक होता है क्या? मैं। इन दोनों में ही क्या है? इस अंग की मात्रा लगती है। हम लोग लिखते समय नहीं लगाते हैं, तो आप लोग क्या है आज से इन दोनों में ही क्या है? इस अंग की मात्रा को लगाएंगे। एक, जैसे मैं लिखता हूँ क्या? है। एक है में मात्रा लगती है और एक है में मात्रा नहीं लगती है। तो इसका प्रयोग जहाँ होता है वहाँ होता है जहाँ पर एक वचन की बात की जा रही हो। जैसे वो जा रहा है, और इसका प्रयोग कहाँ होगा? बे जा रहे हैं, यानी कि जब भी बहुवचन की बात आएगी तो वहाँ पर इस बिंदी का प्रयोग होगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता क्या रहा था मेन चीज़, कि जब कभी भी हिंदी शब्दों में, जब कभी भी हिंदी शब्दों में शिरोरेखा से ऊपर लगने वाली मात्रा, शिरोरेखा से ऊपर लगने वाली मात्रा के साथ यदि इस अंग को लगाना हो, इस अंग को लगाना हो, तो वो इस चंद्र बिंदु के रूप में ना लगकर इस अनुस्वार के रूप में ही लगता है, भले ही वो क्या हो? हिंदी शब्द ही क्यों ना हो। हम इस, जो हमारा नियम होता है कि इसका प्रयोग कहाँ होता है? हिंदी शब्दों में। तो यहाँ पर इस कंडीशन में ये नियम हमारा क्या होता है? टूट जाता है। अब ये बात हमारी किसकी हो गई कि इसका प्रयोग हिंदी शब्दों में किस कंडीशन में होना है। अब जो चंद्र बिंदु है, अब इस चंद्र बिंदु का प्रयोग कहाँ होना है? चंद्र बिंदु। तो चंद्र बिंदु का प्रयोग वहाँ पर होना है जब
किसी शब्द में, जब किसी शब्द में, जब किसी हिंदी शब्द में, किसमें, क्योंकि इसका प्रयोग सिर्फ हिंदी शब्द के लिए होना है, इसका प्रयोग कभी संस्कृत भाषा में नहीं होगा। इसका प्रयोग तो संस्कृत के शब्दों में और हिंदी के शब्दों में, दोनों में ही हो रहा है। इस कंडीशन में कहाँ पर हो रहा है? इस कंडीशन में इसका प्रयोग, जो इसका प्रयोग है वो कहाँ हो रहा है? हिंदी शब्दों में भी हो रहा है, लेकिन इसका प्रयोग सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? सिर्फ और सिर्फ कहाँ होगा? हिंदी के ही शब्दों में होगा। इसका प्रयोग संस्कृत के शब्दों में नहीं होगा। तो हमें यहाँ पर क्या देखना है कि जब कभी भी हिंदी शब्दों में शिरोरेखा से नीचे लगने वाली मात्राओं के साथ, शिरोरेखा से नीचे लगने वाली मात्राओं के साथ, यानी कि दीर्घ आ है और ये हमारे क्या है, लघु ऊ और दीर्घ ऊ, ये इनकी मात्राएं कहाँ लगती हैं? शिरोरेखा के नीचे। मैंने आपको बताया था ना कि जब भी हम लोग कोई वर्ण लिखते हैं तो ये दो लाइनों की हमें आवश्यकता होती है। ऊपर वाली लाइन को क्या कहते हैं? शिरोरेखा, और नीचे वाली लाइन को क्या कहते हैं? खड़ी पाई। क्या है? खड़ी पाई। तो मैंने यहाँ पर क्या है, लंबी सी शिरोरेखा खींच दी थी। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब हिंदी शब्दों में शिरोरेखा से नीचे लगने वाली मात्राओं के साथ इस अंग की मात्रा यदि ये आएगी, यदि ये अंग आएगा, तो उस कंडीशन में हमारा क्या होगा? चंद्र बिंदु प्रयोग होगा। क्या होगा? चंद्र बिंदु प्रयोग। जैसे मैं लिखता हूँ आंधी, चांद, मोह, जहाँ। तो यहाँ पर क्या आपको देखना है कि यदि शिरोरेखा से नीचे किसी शब्द में मात्रा लगी होगी, शिरोरेखा से नीचे यदि मात्रा लगी होगी और उसमें अंग आया होगा, ये अनुस्वार यदि आया होगा, तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? अनुस्वार चंद्र बिंदु के रूप में लगेगा। किसके रूप में लगेगा? चंद्र बिंदु के रूप में। लेकिन यदि शिरोरेखा से ऊपर यदि क्या है, मात्राएं लगी हों किसी शब्द में और उसमें अंग आया हो, तो भले ही वो शब्द हिंदी का ही क्यों ना हो, उसमें क्या होगा? जो हमारा अनुस्वार होगा वो क्या है? अनुस्वार के रूप में ही रहेगा, ना कि चंद्र बिंदु के रूप में रहेगा। तो ये चीज़ आपको क्लियर हुई कि इन दोनों का प्रयोग कहाँ होना है और किस कंडीशन में होना है। ये दोनों चीज़ आप समझ गए। अब तीसरी बात और समझिए। तीसरी बात हमें क्या समझनी है कि जो पंचमाक्षर है, यहाँ पर ये हमारा लिखा हुआ है पंचमाक्षर। पंचमाक्षर भी क्या होता है? अंग के रूप में क्या होता है? बदल जाता है। किसमें? अंग, इस अनुस्वार में परिवर्तित हो जाता है। जो हमारा पंचमाक्षर है, ये जो 5 अक्षर हैं, जो ये 5 वर्ण हैं, ये क्या है? अंग के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। कैसे हो जाते हैं? अब आप उस कंडीशन को भी समझिए। यानी कि जो ये हमारे 5 वर्ण हैं, ये वर्ण किसमें? इस रूप में भी लिखे जाते हैं। जैसे जब कभी भी इस अंग की मात्रा के बाद, किसके बाद? इस अंग की मात्रा के बाद का से लेकर माँ तक, क्या? का से लेकर माँ तक, का से लेके माँ तक, और ब्रैकेट में आप क्या लिखेंगे? सिर्फ पंचम वर्ण को छोड़कर। किसको छोड़कर? पंचम वर्ण को छोड़कर। किसको छोड़कर? का से लेकर माँ तक सिर्फ इन पंचम वर्ण को, जो ये हमारे 5 वर्ण हैं, इनको छोड़कर। यानी कि हम कह सकते हैं क्या कि जो हमारा प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण, जब भी इस अंग की मात्रा के बाद का से लेकर माँ तक सिर्फ पंचम वर्ण को छोड़कर हमारा कोई भी वर्ण यदि आ जाए, इन वर्णों में से इन 4 जो ये हमारे प्रथम 4 वर्ण हैं, हमारे ये सारे के सारे, मैं इनकी बात कर रहा हूँ यहाँ पर, इन सभी वर्णों में से यदि इस अंग की मात्रा के बाद कोई भी वर्ण जस्ट आ जाए, उसके बाद इस अंग की मात्रा के जस्ट बाद इन वर्णों में से कोई भी वर्ण आ जाए, तो वहाँ पर क्या होगा? हमारा यदि पंचमाक्षर क्या आधा होगा, यदि उस शब्द में क्या होगा? यदि ये पंचमाक्षर आधा होगा, तो वो किस रूप में परिवर्तित हो जाएगा? इस अंग के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे मैंने क्या लिखा? जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पर गंगा। मैंने क्या लिखा? गंगा। मैंने क्या लिखा? गंगा। तो इस गंगा को आप यदि देखेंगे संस्कृत की किताबों में, तो इस प्रकार से लिखा होता है। किस प्रकार से? इस प्रकार से लिखा होता है गंगा। तो यहाँ पर जो
का वर्ग का पंचमा अक्षर था, यानी कि आधा था। और ये परिवर्तित कब होगा? जब ये आधा होगा। जब यदि ये पूरा होगा तो क्या होगा? ये परिवर्तित नहीं होगा। लेकिन जब ये आधा होगा तभी ये क्या होगा? इस अनुस्वार में परिवर्तित होगा, यानी इस बिंदी में परिवर्तित होगा। तो जब कभी भी का से लेकर माँ तक, जब कभी भी का से लेकर माँ तक सिर्फ पंचम वर्ण को छोड़कर इस अंक की मात्रा के बाद कोई वर्ण आए तो आप इस बिंदी को क्या समझेंगे कि जो अनुस्वार होगा वो पंचमाक्षर के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? पंचमाक्षर के रूप में। जैसे यहाँ पर जो ये का वर्ग का पंचमाक्षर था उसको इस प्रकार से लिख दिया गया। तो आपको क्या यहाँ पर पहचान करनी है कि जब भी हम इस अंक की मात्रा के बाद का से लेकर माँ तक सिर्फ पंचम वर्ण को छोड़कर कोई शब्द देखेंगे तो वहाँ पर हमारा क्या होगा? हम समझ जाएंगे कि हमारी बिंदी है वो किसका परिवर्तित रूप है? पंचमाक्षर का परिवर्तित रूप है। अब एक चीज़ और समझ में आई, यहाँ से आपके मन में एक और डाउट होगा कि ये हम लोग समझ जाएंगे कि किस शब्द में क्या है? पंचमाक्षर आया है। ये आप समझ जाएंगे क्योंकि आप देख लेंगे कि यदि अंक की मात्रा के बाद का से लेकर माँ तक जो पंचमाक्षर है, जो पंचमाक्षर को छोड़कर और का से लेकर माँ तक यदि कोई वर्ण आता है तो आप समझ जाएंगे कि जो बिंदी है वो किसके रूप में है? अनुस्वार के रूप में है। अब आप कहेंगे जो बिंदी है वो क्या है? अनुस्वार के रूप में है और क्या है? पंचमाक्षर का परिवर्तित रूप है। लेकिन अब वहाँ पर एक और डाउट होगा, हम कैसे पहचाने इस बिंदी को, हम कैसे पहचाने इस परिवर्तित रूप को कि ये हमारा कौन सा पंचमाक्षर है? क्योंकि पंचमाक्षर एक थोड़ी है, पंचमाक्षर तो हमारे 5 हैं। तो 5 यदि हमारे क्या है पंचमाक्षर है तो हम सिर्फ इस बिंदी को क्या है देखकर, जैसे इस प्रकार से मैं 2-3 यदि बिंदी आपको लगा दूं तो आप क्या पहचान जाएंगे कि ये हमारी इसकी होगी, इसकी होगी, इसकी होगी, क्या उसमें कोई अंतर ही नहीं होता। तो ये पहचान भी हमें ज़रूरी है, तभी हम क्या है उसको सही कर पाएंगे। यदि उसका वर्ण विच्छेद दे दिया जाए तो या फिर और कोई चीज़ पूछ दी जाए कि इसमें कौन सा वर्ण है तो फिर क्या तभी हम सही कर पाएंगे, तब हम उसकी पहचान कर पाएँ कि इस जो पंचमाक्षर परिवर्तित हुआ है तो इनमें से किस पंचमाक्षर का वो परावर्तित रूप है। तो वो चीज़ भी हमें जाननी है। तो अब देखिए बिल्कुल ध्यान से आपको अब चीज़ों को देखना है। अब यहाँ पर आ जाइए थोड़ी देर के लिए। मैं आपको क्या कहता हूँ कि जो हमारा ये पंचमाक्षर है वो क्या है, इसका स्वभाव कैसा होता है? इसका स्वभाव होता है एक छोटे बच्चों की भांति। किसकी भांति? छोटे बच्चों की भांति। और मैं आपसे कह देता हूँ कि जो ये पंचमाक्षर हैं ये अपने अपने वर्ग के, यानी अपने अपने इस परिवार के, अपनी अपनी इस फैमिली के क्या है? बच्चा है। क्या है? बच्चा। यानी कि जैसे ये हमारा क्या है, जो ये हमारा वर्ण है ये क्या है? इस जो ये का वर्ग है, इस का वर्ग की फैमिली का एक क्या है? बच्चा है। क्या है? बच्चा। और ये सभी क्या है? उसकी फैमिली के सदस्य। इसी प्रकार यहाँ क्या है? एक बच्चा है और इसकी फैमिली के सदस्य हैं। इनमें से कोई पापा होगा, कोई मम्मी होगा, कोई दादा होगा, कोई दादी होगा, कोई भी हो सकते हैं। तो आपको पता क्या है कि बच्चों का स्वभाव कैसा होता है? बच्चों का स्वभाव परावर्तनशील होता है, यानी कि परिवर्तनशील होता है। किनका स्वभाव? बच्चों का स्वभाव। जैसे मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूँ कि जैसे आपको यदि जब आप छोटे थे या बच्चे थे, आपको यदि मम्मी मार्केट भेज दें और आपके गले में एक बैग भी आपको दे दें कि तुम जाओ बाज़ार जाओ और इस बैग को ले जाओ, और आपके पापा के साथ आपको भेज दिया, तो आप एक चीज़ बताइए कि आपके पापा आपको पीछे रखेंगे या आपको आगे रखेंगे? स्वाभाविक सी बात है वो आपको आगे रखेंगे ताकि उनकी नज़र आप पर बनी रहे। क्योंकि जो हमारे पापा हैं यदि वो हमें पीछे कर देंगे तो क्या वो हमें थोड़ी देख पाएंगे, तो उन्हें डर लगा रहेगा कि कहाँ गया हमारा बच्चा। तो इसी प्रकार से क्या है कि यदि आपकी मम्मी ने आपको बाज़ार भेजा और आपके गले में एक बैग दे दिया कि आप इस बैग को ले जाओ साथ में, और आपके क्या है पापा आपके पीछे चल रहे हैं, तो क्या है आप उस बैग को निकाल के इस प्रकार से फेंक भी सकते हैं। क्योंकि आप बचपने में हरकत कर देती हैं। और आप क्यों फेंक देंगे? क्योंकि आपको पता है कि मेरे पापा या मेरे दादा मेरे पीछे आ रहे हैं, तो आपको पता है कि मेरे दादाजी बैग को उठा लेंगे, तो आप उसको फेंक सकते हैं। लेकिन यदि आपको आपके पड़ोसी के साथ या आपको किसी अन्य व्यक्ति के साथ क्या है भेज दिया जाए मार्केट, तब क्या आप उस बैग को निकाल कर फेंकेंगे? आप उस बैग को निकाल कर नहीं फेंकेंगे। इसका मतलब मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो बच्चा है वो जब कभी भी अपनी फैमिली के साथ कहीं जाएगा तो वो क्या होगा, उसमें वो अपने स्वभाव में क्या परिवर्तन
ला सकता है, वो अपने स्वभाव में परिवर्तन ला सकता है। लेकिन जब कभी भी उसे किसी दूसरे सदस्य के साथ भेज दिया जाए, किसी पड़ोसी के साथ, तब वो क्या है अपने स्वभाव में परिवर्तन क्या है नहीं लाएगा, क्योंकि उसको डर रहेगा कि मेरे फैमिली का व्यक्ति मेरे साथ नहीं है। तो सेम इसी प्रकार का स्वभाव इन 5 वर्णों का है। इसी प्रकार का स्वभाव इन 5 वर्णों का है। कैसे इनका स्वभाव है कि जब कभी भी ये क्या है इनके साथ आएंगे, जब कभी ये क्या है इनके साथ आएंगे, तो फिर क्या होगा, ये अपने स्वभाव में क्या कर लेंगे, परिवर्तन कर लेंगे। जैसे अब मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। जैसे मैंने अभी क्या लिखा था, गंगा, उसी शब्द को हम दोबारा ले लेते हैं। क्या लिखा मैंने, गंगा। तो मैंने आपको क्या बताया कि जब भी हम घर वालों के साथ यदि मार्केट जाते हैं तो वो हमारे कहाँ रहेंगे, पीछे रहेंगे। कहाँ रहेंगे, पीछे रहेंगे। आगे कहाँ रहेंगे, आगे हम लोग रहेंगे, यानी जो बच्चा है वो आगे रहेगा। तो हमें देखना क्या है, सबसे पहले हमें क्या देखना है कि जो ये बिंदी है वो पंचमाक्षर है भी या नहीं है। उसके बाद हम ये पता लगाएंगे कि ये हम पता लगाएंगे कि ये कौन सा पंचमाक्षर है। पहले ये तो जान लें कि ये पंचमाक्षर है भी या नहीं ये बिंदी। तो हमें पता है कि इस अंक की मात्रा के बाद क्या आया है, गा, यानी का से लेकर माँ तक में से ये वर्ण आया है, इसका मतलब ये पंचमाक्षर है। अब हम क्या देखेंगे कि कौन सा पंचमाक्षर है। तो हमें पता है ये क्या है, बच्चा। क्या है, बच्चा। बच्चा के पीछे कौन चल रहे हैं, उसके दादा या पापा। कौन चल रहे हैं, उसके दादा या पापा, उसकी फैमिली का कोई भी मेंबर, यानी गा। तो गा किस वर्ग का है, का वर्ग का। किसका है, गा, का वर्ग का। और का वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा होता है, इया, सॉरी इड़े। क्या होता है, इड़े। का वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा होता है, इड़े। इसलिए इस गंगा को क्या है, इस प्रकार से लिखा जाता है। इस प्रकार से लिखा जाता है। आप जब संस्कृत की कोई किताब देखेंगे तो उसमें आपको ये मिल जाएगा, इस प्रकार से लिखा होता है। तो आप क्या आसानी से पहचान कर सकते हैं कि बच्चा के पीछे उसके दादा या पापा। तो हमें देखना है कि दादा और पापा क्या है, किस वर्ग के हैं। किस वर्ग के हैं, का वर्ग के हैं। तो का वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा है, जो भी उस वर्ग का पंचमाक्षर होगा, जिस वर्ग के दादा या पापा उसके जस्ट पीछे रहेंगे, तो उसी वर्ग का क्या है हमारा पंचमाक्षर वहाँ पर आया होगा उस बिंदी के रूप में। जैसे मैं एक और शब्द लेता हूँ, मैंने लिया चंचल। इन शब्दों के बारे में पीछे भी मैं डिस्कस कर चुका हूँ। इन्हीं के एग्जाम्पल देकर मैंने आपको क्या बताया था कि इन जो ये हमारे 5 वर्ण हैं, इनमें अंक की ध्वनि क्या है, इनमें अंक की मात्रा क्यों होती है, प्रूफ के साथ मैंने बताया था। प्रूफ के साथ क्या है, आप यहाँ पर भी देख सकते हैं कि यदि इसमें इस अंक की ध्वनि ना होती तो क्या हम इसको इस प्रकार से लिखते, क्यों लिखते, नहीं लिखते हम। इसमें ये अंक की ध्वनि होती है, इसलिए हम इसको इस प्रकार से लिख देते हैं। अब यहाँ पर ये क्या आया, चंचल। तो अब हमें यहाँ पर क्या देखना है, ये क्या है, बच्चा। बच्चा के पीछे क्या है, दादाजी। क्या है, चा। दादाजी या पापा जी क्या है, चा। तो चा हमें देखना है, चा वर्ग। चा वर्ग का 5वां अक्षर हमें पता है कौन सा होता है, इया। तो ये हमारा किस प्रकार से आ जाता है, चंचल। इस प्रकार से हमारा चंचल लिखा होता है। अब जैसे मैं एक और लिखता हूँ, मैंने लिखा कंठ। क्या लिखा मैंने, कंठ। तो आप देखेंगे बच्चा के दादाजी क्या है, ठा। ठा किस वर्ग का है, टा वर्ग का। टा वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा होता है, ए वाला। तो इस प्रकार से भी हम कंठ लिखते हैं। आप आसानी से पहचान सकते हैं इन चीज़ों को। अब एक शब्द और मैं लिख देता हूँ, मैंने लिखा संबंध। क्या लिखा मैंने, संबंध। तो क्या है यहाँ पर, बच्चा, ये बच्चा है, इसके दादाजी क्या है, बा। क्या है, बा। तो बा किस वर्ग का है, इस पा वर्ग का। पा वर्ग का पंचमाक्षर माँ। तो हमें क्या पता चला कि इस सा के और बा के बीच में क्या था, आधा माँ था। इसी प्रकार बच्चा के दादाजी क्या है, धा किस वर्ग का है, ता वर्ग का। और ता वर्ग का पंचमाक्षर क्या है, ना। तो हमें क्या पता चला कि इस बा और धा के बीच में क्या था, आधा ना। क्या था, आधा ना। तो क्या इनके परिवर्तित रूप क्या हो गए थे, अनुस्वार हो गए थे। अब आप आसानी से क्या समझ सकते हैं, आसानी से इनका आप वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। अब इसमें आपको कई प्रकार से क्वेश्चन बना सकता है। अब आप एक बार सोचिए, यदि आपको ये चीज़ पता ना होती और आपसे क्या है वहाँ पर इस संबंध का या चंचल का या कंठ का किसी भी चीज़ का आपको क्या वर्ण विच्छेद दे दिया जाता, तो आप उस चीज़ में क्या कर देते, जैसे मैं करता हूँ किसका, चंचल का। तो आप चंचल का उसमें 100% आप इस प्रकार से करते कि ये क्या है, चा है। चा में क्या है, ये अनुस्वार है। और बाकी चीज़ें आप किस प्रकार से करेंगे, इस प्रकार से आप कर देते, उस चीज़ को आप इस प्रकार से कर देते। इसी प्रकार से आप क्या उन चीज़ों को कर देते। लेकिन अब आपको पता चल चुका है
कि हमें सबसे पहले क्या देखना है कि जो ये बिंदी आएगी वो बिंदी में क्या है, हमारा पंचमाक्षर है या अनुस्वार है, और यदि पंचमाक्षर है तो कौन सा पंचमाक्षर है उसकी पहचान आप क्या है इस यहाँ पर आप आसानी से कर सकते हैं। तो ये चीज़ क्या है आपकी क्लियर हुई कि आपको क्या है क्या देखना है इनमें, आप इनको नोट डाउन कर सकते हैं। अब एक चीज़ और आपको क्या है ध्यान देना है कि जब क्या है, जब ये पंचम अक्षर, जब ये पंचम वर्ण लगातार 2 बार आएंगे, जैसे यदि ये लगातार 2 बार आ गए, क्या आ गया, सम्मान, तो अब आप पूछेंगे कि क्या कि इनमें इसमें भी हमारा इम्मा अनुस्वार के रूप में परिवर्तित होगा, तो मैं कहता हूँ नहीं, इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते, इसको हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, ये आधा माँ, क्या है, आधा माँ। और हमने तो आपको ये भी बताया है कि जब कभी भी पंचम वर्ण कैसा होगा, आधा, तभी वो किसके रूप में परिवर्तित होगा, इस अनुस्वार के रूप में। यदि किसी शब्द में इस प्रकार से मान लीजिए कि जैसे चंचल अभी लिखा था, और चंचल में क्या है इस प्रकार से हमारा यहाँ कैसा होता है, आधा। लेकिन यदि किसी शब्द में इस प्रकार से आता है, यदि ये पूरा लगा हुआ आता है, तब वो क्या होगा, अनुस्वार के रूप में परिवर्तित तो नहीं होगा। इस चीज़ को भी आप नोट डाउन करेंगे कि पंचमाक्षर तभी अनुस्वार में परिवर्तित होगा जब वह कैसा हो, जब वह कैसा हो, आधा हो, और क्या हो, अपने वर्ग के किसी वर्ण के साथ हो। किसके साथ हो, अपने वर्ग के किसी वर्ण के साथ हो, तभी वो किसमें, अनुस्वार में परिवर्तित होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि यहाँ पर भी तो आधा है, और यहाँ पर भी अपने वर्ग के साथ है, यहाँ पर भी अपने वर्ग के साथ है, तो यहाँ पर क्यों नहीं चेंज हो रहा? तो मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी क्या होगा, जब भी इस अंक की मात्रा के बाद का से लेकर माँ तक कोई वर्ण आता हो, लेकिन मैंने क्या कहा था कि पंचम वर्ण को छोड़कर, यानी कि इसमें हमारा माँ क्या होता है, छूट जाता है। मैंने आपको ये शुरुआत के 4 वर्ण बताए थे। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या है, हमारा माँ पंचम वर्ण में आ जाता है। तो उस कंडीशन में हम क्या है, उसको इस प्रकार से नहीं लिख सकते, उसको हम उसी प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ भी आप ध्यान रखेंगे कि जब भी लगातार 2 बार हमारे वर्ण आएंगे, जो हमारा ये पंचम वर्ण है 2 बार आएगा, तो क्या है उस कंडीशन में उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होगा, वो जिस प्रकार से होगा हम उसी प्रकार से हमें लिखना पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपकी क्लियर होती हैं किसकी, पंचमाक्षर और अनुस्वार की। आप सारी चीज़ों को क्या डिटेल से समझे होंगे और आपको समझ में आया होगा कि इन चीज़ों का मतलब क्या है और इन चीज़ों को किस प्रकार से वो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। आपको कोई शब्द दे देगा और आपसे पूछ देगा क्या कि इस शब्द में अंक के रूप में कौन सा वर्ण है। जैसे मैं आपको एक यहाँ पर शब्द देता हूँ, मैं लिखता हूँ पंचानन। क्या लिखा, मैंने लिखा इस पंचानन शब्द में अंक की जो अंक की मात्रा लगी है वो किस वर्ण के रूप में है। या फिर मैं आपसे सीधा ही पूछ देता हूँ कि इस पंचानन का आप वर्ण विच्छेद कीजिए। वर्ण विच्छेद आप कर लेंगे तो आसानी से क्या है आप समझ जाएंगे कि इस अंक की मात्रा का मतलब क्या है, इसमें ये क्या है, पंचमाक्षर है या फिर क्या है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए सीधा वर्ण विच्छेद ही करते हैं। तो आप नेक्स्ट टॉपिक का नाम ही डाल लीजिए क्या, वर्ण विच्छेद। क्या नाम डाल लीजिए, वर्ण विच्छेद, क्योंकि यहीं पर आप वर्ण विच्छेद को भी समझ लेंगे आसानी से। तो सबसे पहले यदि हमें ऐसे कोई शब्द का हमें वर्ण विच्छेद दे दिया जाता है, तो सबसे पहले हमें क्या हमें देखना है कि जो ये बिंदु है, जो ये अनुस्वार का बिंदु है, ये बिंदु हमारा किस रूप में है, अनुस्वार के रूप में है या पंचमाक्षर के रूप में है। हमें क्या दोनों चीज़ें ही देखनी है। तो हमें क्या देखना है कि हमारी क्या आई है, सबसे पहले ये बिंदु क्या आया है, ये अंक की मात्रा आई है। अंक की मात्रा के बाद यदि या से लेकर हा तक यदि कोई वर्ण आया होता तो वहाँ पर हमारा क्या था, अनुस्वार के रूप में ही क्या है प्रयोग होना था। अब हमें क्या देखना है कि जो इस अंक की मात्रा के बाद का से लेकर माँ तक जो हमारे वर्ण थे उनके बीच में क्या है, चा आया है। यानी कि हमें क्या पता चला कि ये हमारा क्या है, जो ये बिंदु है ये क्या है, पंचमाक्षर, क्या है, पंचमाक्षर है। अब कौन सा पंचमाक्षर है हमें वो भी हमें पहचानना है। तो हम क्या देखेंगे कि अंक के बाद क्या है, चा वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा होता है, इया। कौन सा होता है, इया। तो हमें क्या पता चला कि यहाँ पर एक पा के साथ क्या है, इया। क्या है, इया। और इया कैसा है, आधा। उसके बाद
चा, चा में क्या है दीर्घ आ, ना, ना में क्या है आ, ना और आ। तो आप क्या है आप आसानी से आपसे कुछ भी पूछ देता है या फिर ये पूछ दे कि इस बिंदु के रूप में कौन सा वर्ण है, तो आप आसानी से बता देंगे क्या है इया, क्या है इया। और मैं कुछ वर्ण लेता हूँ, मैंने क्या है सिलेक्ट किए हुए हैं, और भी क्या है कुछ वर्ण हैं जो मैंने सिलेक्ट किए हुए हैं। जैसे एक शब्द और है, सॉरी मैं क्या है शब्द की जगह पर कभी कभी वर्ण बोल देता हूँ, वो जल्दी जल्दी में क्या है वर्ण से निकल जाता है जल्दी वर्ण, तो आप क्या है उस चीज़ को थोड़ा इग्नोर करेंगे। शब्द क्या है अलग चीज़ है और वर्ण क्या है अलग चीज़ है। वर्ण क्या होती है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, क्या होती है भाषा की सबसे छोटी लिखित इकाई, मैंने आपको पहली क्लास में बताया था। मैं कभी कभी वर्ण के स्थान पर शब्द बोल देता हूँ, शब्द के स्थान पर वर्ण बोल देता हूँ, तो उस चीज़ को थोड़ा आप एडजस्ट करिएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा था कि एक शब्द में और यहाँ पर ले रहा था क्या खंजन, क्या ले रहा था खंजन। इस खंजन में एक किस रूप में आया है, तो हमें क्या देखना है कि इस अंक की बात क्या आया है जा, जा का से लेकर माँ तक के बीच में है, यानी कि ये पंचमाक्षर है। पंचमाक्षर कौन सा है बच्चा, बच्चा के दादाजी जा, जा, जा किस वर्ग में आता है चा वर्ग में। चा वर्ग का पंचमाक्षर कौन सा होता है इया, यानी कि इसमें भी क्या है किस रूप में है इस इया के रूप में हमारा क्या है अनुस्वार लगा हुआ है। अब कुछ और मैं वर्ण आपको कुछ और मैं शब्द लेता हूँ किसके लिए वर्ण विच्छेद के लिए। तो आप नेक्स्ट टॉपिक का नाम क्या डालेंगे वर्ण विच्छेद, और आपको वर्ण विच्छेद जितनी चीज़ें मैंने अभी तक आपको पढ़ाई हैं संयुक्ताक्षर या फिर जो हमारे चंद्र बिंदु अनुस्वार और पंचमाक्षर थे, इन सभी से रिलेटिव क्या होंगे हमारे वर्ण विच्छेद के कुछ शब्द होंगे, उन चीज़ों को आपको क्या है देखना है। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट शब्द सिलेक्ट किए हुए हैं जो आपके क्या पेपर में भी पूछे जा सकते हैं। जैसे सबसे पहले मैं क्या लेता हूँ, मैंने लिया वाल्मीकि, क्या लिया वाल्मीकि। इसका वर्ण विच्छेद हमें करना है, क्या करना है इसका वर्ण विच्छेद। तो आप क्या देखेंगे सबसे पहले कि जो ये वाह है क्या है जो ये वाह है, तो इस वाह के साथ क्या है दीर्घ आ की मात्रा, किसकी मात्रा दीर्घ आ की मात्रा। तो मैं इस वाह में क्या हल चिन्ह लगाऊंगा तो हमारा स्वर बाहर निकल के आएगा। और यहाँ पर क्या है हमारा आधा लय, तो जब लय आधा है तो अब मैं इसमें हल चिन्ह लगाऊं तो क्या यहाँ पर ए आएगा, तो आप कहेंगे नहीं आएगा क्योंकि ये पहले से ही आधा है। और उसके बाद क्या है माँ, माँ में किसकी मात्रा है दीर्घ ई की, किसकी मात्रा है दीर्घ ई की। उसके बाद क्या है का, और का में किसकी मात्रा है लघु ई की, किसकी मात्रा है लघु ई की। तो ये किसका वाल्मीकि का हमारा वर्ण विच्छेद होता है, किसका वाल्मीकि का। अब मैं एक शब्द लेता हूँ पंचमाक्षर, क्या लेता हूँ पंचमा अक्षर, मैंने क्या लिया पंचमाक्षर। इसका हमें यदि वर्ण विच्छेद करना है तो सबसे पहले हमें क्या देखना है ये क्या है अंक की मात्रा। अंक के साथ क्या है अंक के साथ क्या है चा, यानी कि ये पंचमाक्षर है। चा किस वर्ग का है चा वर्ग का, यानी कि पंचमाक्षर कौन सा होता है इया। यानी कि हमें क्या पता चला कि ये पा, पा के साथ क्या है इया आधा, और चा, चा के साथ क्या है स्वर आ। उसके बाद क्या है माँ, माँ के साथ स्वर क्या है दीर्घ आ, और ये क्या है छत्री वाला छः। तो मैंने आपको क्या बताया था वर्णमाला वाली क्लास में कि इस छा का निर्माण किससे होता है आधिक कैसे और से से। मैंने आपको बताया था इस आधिक कैसे और इस से से। तो आप यदि ऐसा सोच रहे हो कि मैं इसको इस प्रकार से लिखूँगा, इस प्रकार से क्या है इसको तोड़कर लिखूँगा, तो मैं आपको यहीं पर क्लियर करा दूं कि जो छत्री वाला छः है और जो ये ज्ञा है, तो ये हमारा किससे बनता था आधे जय प्लस यहाँ से। ये दो जब किसी शब्द में आएंगे और उसका वर्ण विच्छेद पूछा जाएगा, उसका वर्ण विच्छेद आपसे पूछा जाएगा, तो उस कंडीशन में आप उनको क्या है इस प्रकार से कभी नहीं तोड़ेंगे जिस प्रकार से मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। यानी कि जैसे मैं आपको यहाँ बता रहा था, तो यदि मैं इसको इस प्रकार से लिखूँ तो ये हमारा क्या हो जाएगा आधा के, और क्या है शे, इस शे से भी स्वर बाहर निकालूँ तो हमारा क्या निकलेगा ए। उसके बाद क्या है रे, और रे में क्या है ए। तो यदि आपको किसी शब्द में जैसा इस पंचमाक्षर शब्द में क्या दिया हुआ है ये छत्री वाला छः, और यदि कोई शब्द दूसरा होता और उसमें एक ज्ञा होता, तो उसमें आप क्या है उस शब्द को तोड़कर कभी भी आप नहीं करेंगे, इस प्रकार से आप कभी नहीं करेंगे। उसमें आप किस प्रकार से करेंगे सीधा इस चीज़ को क्या है आप इस सा जो का और शा है इसको हटाकर सीधा हमारा क्या आएगा
छतरी वाला छः और छः में सीधा हलंत लगाकर उसको क्या कर देंगे हम, इस प्रकार से सीधा हमारा ए बाहर निकलेगा। इसी प्रकार की कंडीशन किस में बनेगी, ज्ञा में बनेगी। क्यों? क्योंकि मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, शायद जिस वीडियो में भी बताया हो, कि जो ये छत्ती वाला छः और ज्ञा है ये क्या होते हैं, वास्तविक संयुक्त व्यंजन। क्या होते हैं, वास्तविक संयुक्त व्यंजन। इस चीज़ को आप नोट डाउन भी कर सकते हैं यदि आपने नोट डाउन नहीं किया है तो। ये हमारे दो क्या होते हैं, वास्तविक संयुक्त व्यंजन। लेकिन यदि इस प्रकार की कंडीशन इन वर्णों के साथ बनती है, जैसे त्रय और श्रय, त्रय और श्रय के साथ यदि ये कंडीशन बनती है, तो मैंने आपको क्या बताया था कि इस त्रय का निर्माण किससे होता है, आधे तय से और रे से, और इसका निर्माण किससे होता है, आधे शय से और रे से। मैंने आपको ये दोनों के बारे में मैंने आपको बताया था। तो यदि इस प्रकार के जो ये हमारा त्रय और श्रय हैं, यदि ए वर्ण किसी शब्द में आती हैं और उसका वर्ण विच्छेद पूछा जाता है, तो वहाँ पर तो उस कंडीशन में आप क्या है, इनको क्या है, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, और आप उसको इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं, इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और इस प्रकार से भी लिख सकते हैं। इस प्रकार का मतलब क्या है, इसमें हलंत लगकर यहाँ पर क्या निकलेगा हमारा आ, इसमें भी है, इसमें भी क्या है, हलंत लगकर हमारा क्या निकलेगा, आ। यानी कि इस तरह को जब हमारे त्रय और श्रय आएगा तो उसको हम सीधा क्या, उनको हम इस प्रकार से भी लिख सकते हैं और उनको हम सीधा भी लिख सकते हैं, यानी कि ऑप्शन में जिस प्रकार के भी दिए हों। लेकिन यदि आपको ऑप्शन में दोनों दिए हों, यदि आपको ये दोनों ऑप्शन में दिए हैं, तो उस कंडीशन में आपको क्या करना है, यदि आपको ये दोनों ऑप्शन में आते हैं तो हमारा जो ए वाला होता है, ए वाला हमारा क्या होता है, सही होता है। जिस प्रकार से इनमें होता है हमारा छतरी वाले छः में और ज्ञा में, उसी प्रकार से क्या है हमारा इनमें ज़्यादा सही माना जाएगा। लेकिन यदि आपको ए वाला भी अगर आपको दिया हो तो ये भी हमारा क्या हो, इसके इन दोनों के साथ क्या होता है, ये सही होता है। लेकिन यदि ये दोनों दिए हों तो उस कंडीशन में आपका ये होता है। इसी प्रकार से इसमें भी आप कर सकते हैं, इस तरह को इस प्रकार से और इस प्रकार से भी आप कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं। ज़्यादा सही कौन होगा, हमारा ए वाला, जो ये नीचे वाला होगा। तो इन दोनों चीज़ों को आप समझिए और इनको नोट डाउन करेंगे, क्योंकि इन्हीं शब्दों से ज़्यादातर क्या होते हैं, वर्ण विच्छेद पूछे जाते हैं। अब मैं अगला शब्द लेता हूँ, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिया, बहुव्रीहि। क्या लिया मैंने, बहुव्रीहि। तो इसका कैसे होगा, यहाँ पर क्या है, बा में क्या है, आ, यहाँ पर क्या है, हा में क्या है, लघु ऊ, उसके बाद क्या है, वा। अब वा कैसा है हमारा, वा कैसा है, मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी ये रा, इस वा में रा लगा हुआ है, जब भी ये रा पदेन रूप में होगा और ये जिस वर्ण के साथ लगा होगा वो वर्ण कैसा होगा, आधा। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया इस चीज़ के बारे में। तो यहाँ पर हमारा वा तो कैसा होगा, आधा, लेकिन जो रा लगा हुआ है पदेन रूप में वो रा कैसा होगा, पूरा। और इस पूरे रा के साथ किसकी मात्रा होगी, जो यहाँ पर मात्रा है किसकी, दीर्घ आ की। तो ये दोनों चीज़ आपको क्या क्लियर हुई। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा हमारा, हा, क्या आएगा, हा, और हा के साथ मात्रा किसकी है, लघु ई की। तो ये हमारा क्या होता है, बहु क्या होता है, वर्ण विच्छेद क्लियर होता है। ये क्या है, जो मैंने आपको यहाँ पर बताया है कि जो वा हमारा क्या है, आधा है, तो इसमें से क्या है, कोई भी स्वर नहीं निकलेगा, क्योंकि जब भी ये रा पदेन रूप में जिस वर्ण के साथ लगता है तो वो वर्ण कैसा होता है, आधा होता है, और रा कैसा होता है, पूरा होता है। अगला मैं वर्ण लेता हूँ, जैसे मैंने लिया उद्यान। क्या लिया मैंने, उद्यान। उद्यान का यदि हमें वर्ण विच्छेद करना है तो हमें इसमें ज़्यादा समस्या नहीं है। समस्या हमें वहाँ होगी जब हमें ये पता नहीं होगा कि जो ये हमारा यहाँ पर ये वर्ण लिखा हुआ है, जो ये संयुक्त अक्षर लिखा हुआ है, ये किन दो वर्णों से मिलकर बना है। मैंने आपको बिल्कुल डिटेल से बताया था, सारे संयुक्त वर्णों के साथ मैंने आपको डिटेल से बनाया था कि ये जो हमारा बनता है किससे बनता है, आधे दे से और या से। किससे मिलकर बनता है, आधे दे से और या से। मैंने आपको एग्जाम्पल क्या दिया था, विद्यालय। क्या दिया था मैंने, विद्यालय। तो इसका जो वर्ण विच्छेद होगा वो क्या होगा, ऊ में जो हमारा संयुक्त वर्ण है, ये संयुक्त वर्ण हमारा किस से मिलकर बनता है, आधे दे से, तो दे हमारा आधा है, और या से, या यहाँ पर कैसा है, पूरा है। तो या से जब स्वर निकालेंगे तो हमारा क्या निकलेगा, दीर्घ ए, और क्या है हमारा ना, और ना में क्या है, आ। तो यहाँ पर क्या होगा हमारा, उद्यान। क्या होगा, उद्यान। तो यहाँ पर यदि आपको इस संयुक्त वर्ण जो हमारा संयुक्त अक्षर है, यदि आपको इसका ज्ञान नहीं था, यदि आपको इसका ज्ञान नहीं होता तो आप वहाँ पर
इसको क्या धा समझते, क्या समझते, ये धा समझते, और आप फिर वहाँ पर किस प्रकार से कर देते, धा में हल चिन्ह लगाकर और दीर्घ आ कर देते, और आपका सारा के सारा क्या होता, गलत हो जाता। तो जो जिन लोगों ने क्या है संयुक्त अक्षर वाली वीडियो नहीं देखी है, इन सब जो इससे पिछली वीडियो थी जस्ट, उसको क्या देख सकते हैं, तो ये चीज़ है वो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगी। जैसे मैं यहाँ पर एक और चीज़ लिखता हूँ, एक और शब्द लिखता हूँ, प्रसिद्ध। क्या लिखा मैंने, प्रसिद्ध। तो प्रसिद्ध में हमारा क्या है, पा कैसा है, पा हमारा कैसा है, आधा, क्योंकि पा के साथ क्या है, रा का पदेन रूप। तो क्या होता है, जब ये रा किसी शब्द के किसी वर्ण के साथ लगता है तो वो कैसा होता है, आधा। तो आधा पा, रा कैसा है, पूरा, पूरे रा में क्या है, आ। रा कैसा होता है इस कंडीशन में, पूरा। तो पूरा रा यदि है तो उसमें किसकी मात्रा है, हमारे लघु ए की। और उसके बाद क्या है, शा, शा में क्या है, लघु ई की मात्रा। अब आप बताइए यहाँ पर पहले धा आएगा कि पहले दा आएगा, क्या आएगा, पहले धा आएगा कि पहले दा आएगा। तो मैंने आपको बताया था कि ये दा का क्या है, संयुक्त रूप, दा का और धा का, किसका, दा का और धा का, ये बनता है किससे, आधे धा से और पूरे धा से। मैंने आपको सारी चीज़ डिटेल से बताई थी कि जब कोई शब्द, जब कोई वर्ण इस प्रकार से किसी वर्ण में लगा हो, तो जो वर्ण छोटा होता है वही क्या होता है, पूरा होता है, और जो बड़ा होता है वो कैसा होता है, आधा होता है। तो यहाँ पर हमारा दा क्या है, आधा है, कैसा है, दा हमारा आधा। तो दा यहाँ पर आधा, और धा हमारा कैसा है, पूरा। तो इसमें से क्या निकलेगा, आ। तो ये हमारा क्या हो जाता है, प्रसिद्ध। क्या हो जाता है हमारा, प्रसिद्ध। अब उसके बाद एक और मैं लेता हूँ, पद्मिनी। क्या लिया मैंने, पद्मिनी। तो अब आपको यहाँ पर पता होना चाहिए कि ये जो संयुक्त अक्षर है किन दो वर्णों से मिलकर बना है। तो मैंने आपको बिल्कुल ही डिटेल से आपको बताया था कि इस प्रकार का जो ये वर्ण बनता है, ये हमारा बनता है किससे, आधे दे से और माँ से मिलकर। तो आपने क्या है, आपको यदि इस प्रकार से करने में समस्या आ रही है, तो आप क्या है, आपको यदि इसकी नॉलेज है कि ये हमारा वर्ण किससे मिलकर बना है, तो आप इसको पहले इसके असली रूप में लिख लीजिए। असली रूप में मतलब किस प्रकार से, ये पा निकला हमारा, दा निकला, पद्मिनी, इस प्रकार से भी हम लिखते हैं पद्मिनी। अब इसका आप बड़ में छेद आसानी से कर सकते हैं। जैसे पा से निकला आ, दा हमारा आधा ही है तो इससे कोई स्वर नहीं निकलेगा। माँ से क्या है, माँ में क्या है, लघु ई, और ना में क्या है, दीर्घ ई, ना में क्या है, दीर्घ ई। तो इस प्रकार से हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हुई। अब कुछ मैं और लेता हूँ। ये क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट क्या है, जो ये शब्द मैंने लिखे हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। आप क्या है, इनको नोट कर दे, आप ज़रूर करते जाएंगे। जैसे यहाँ पर मैं लेता हूँ कृत्रिम। मैंने क्या लिया, कृत्रिम। अब यहाँ पर बताइए कि इसमें क्या होगा, कृत्रिम। क्या लिया मैंने, कृत्रिम। तो यहाँ पर का में क्या है, का के साथ किसकी मात्रा है, रा की मात्रा। रा की मात्रा नहीं है, ये किसकी मात्रा है, री की मात्रा। किस री की मात्रा, इस री स्वर की मात्रा। जो री है हमारे, इसकी मात्रा होती है। तो यहाँ पर हमारा कैसा है, का कैसा है, आधा। कैसा है हमारा, आधा। सॉरी, का हमारा कैसा है, आधा। और का में किसकी मात्रा है, यहाँ पर का में किसकी मात्रा है, री की मात्रा। किसकी मात्रा है, री की। यानी कि हमारा जो का था, का में जो मात्रा लगी थी यहाँ पर, वो किसकी मात्रा लगी थी, का में किसकी मात्रा लगी थी, री की। तो यदि मुझे इस का से इस री की मात्रा को निकालना पड़ेगा, तो मुझे यहाँ पर हल चिन्ह लगाना पड़ेगा। तो यहाँ से क्या निकलेगा हमारा, री। क्या निकला हमारा, री। क्या निकला, री। अब यहाँ पर बात आती है किसकी, त्रय की। किसकी बात आती है, त्रय की। तो त्रय के बारे में मैंने आपको क्या बताया था, आप इस प्रकार से भी कर सकते हैं और इस प्रकार से भी कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादा सही कौन होगा, हमारा ए होगा। लेकिन इसको हम इस प्रकार से भी कर सकते हैं, यानी कि यदि ये भी हमें ऑप्शन में मिल जाता है तो वो भी हमारा सही माना जाता है। क्या माना जाता है, सही माना जाता है। लेकिन इस प्रकार की कंडीशन यदि इसके साथ आती है तो बिल्कुल वो क्या होगा, 100% गलत होगा। लेकिन यदि इन दोनों के साथ यदि इस प्रकार की कंडीशन आती है तो वो सही हो भी सकता है, यदि ये दोनों ऑप्शन में नहीं है। यदि ए भी हैं और ए भी हैं तो फिर क्या होगा, उस कंडीशन में हम इन्हीं को चूज़ करेंगे। तो यहाँ पर भी क्या है, हम जो ज़्यादा सही है उन्हीं का प्रयोग करते हैं। तो हमें क्या पता है कि यहाँ पर हमारा क्या है, त्रय। त्रय में किसका जो स्वर है वो क्या है हमारा, लघु ई। क्या है हमारा, लघु ई। उसके बाद क्या है, माँ, और माँ में क्या है, लघु ए।
ये हमारा क्या हो जाता है, कृत्रिम। क्या हो जाता है, कृत्रिम। अब यहाँ पर कुछ लोग क्या समझते हैं कि ये किसकी मात्रा है, रा की मात्रा। किसकी मात्रा है, रा की। तो मैंने आपको बताया था, आप हम लोग लिखते हैं पृथ्वी, क्या लिखते हैं, पृथ्वी। तो उसमें भी क्या होता है, ये री की मात्रा होती है, ना कि रा की मात्रा होती है। तो ये दोनों चीज़ आपकी क्लियर हुई। मैं कुछ और वर्ण लेता हूँ, जैसे मैं लेता हूँ दक्षता। तो यहाँ पर क्या होगा, दा में क्या निकला, आ। छतरी वाला 6 है, तो क्या करेंगे हम, सीधा 6 में हल चिन्ह लगाकर और क्या करेंगे, हमारा स्वर बाहर निकालेंगे। और यहाँ पर क्या है, ता में क्या है, दीर्घ आ। क्या है, दीर्घ आ। इस प्रकार से इसका क्या होगा, क्या हो जाएगा, वर्ण विच्छेद हो जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हुई। अब और भी कोई चीज़ आपसे दे सकता है क्या, और भी कोई आपको क्या है, जो आपकी बिंदु हैं, यानी जो पंचमाक्षर हैं और जो अनुस्वार है, उनसे भी क्या है आपसे वर्ण विच्छेद पूछ सकता है। तो आप दोनों की पहचान आसानी से कर सकते हैं कि यदि का से लेकर, अंक की मात्रा के बाद का से लेकर मा तक यदि कोई वर्ण आता है सिर्फ पंचमाक्षर को छोड़कर, तो वो हमारा जो बिंदु होगा वो किस रूप में होगा, पंचमाक्षर के रूप में होगा। और यदि अंक की मात्रा के बाद यदि या से लेकर हा तक कोई वर्ण आता है तो वो हमारे क्या होंगे, तो वहाँ पर हमारा जो बिंदु होगा वो किस रूप में होगा, अनुस्वार के रूप में ही होगा। बस दोनों ही मुख्य बातें हैं कि जब भी का से लेकर मा तक अंक की मात्रा के बाद कोई वर्ण आए तो वहाँ पर अंक कैसा होगा, जो अंक का बिंदु होगा वो कैसा होगा, पंचमाक्षर के रूप में। और जब भी अंक की मात्रा के बाद या से लेकर हा तक कोई वर्ण आए तो वहाँ पर किस रूप में होगा, अनुस्वार के रूप में। दोनों चीज़ें आपकी क्लियर हुई। तो दोस्तों आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। अब हम लोग मिलते हैं अगली वीडियो में इससे, तो उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, विराम चिन्ह या फिर संधि। दोनों क्या है, दोनों चीज़ों में से कोई एक चीज़ हम लोग पढ़ेंगे। तो इतना ही रखते हैं दोस्तों। थैंक यू, बाय।